Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope that you all are fine. Let's start today's lecture, which is about damped oscillations. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग डिफरेंट व्हीकल्स में ट्रैवल करते हैं, लाइक अगर आप लोग किसी बस में सफ़र कर रहे हैं या किसी कार वगैरह में, या अगर आप किसी बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, तो रोड्स पे डिफरेंट जंप्स आते हैं। अगर आप लोग किसी बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपको वो जंप्स ज़्यादा फील होते हैं। अगर आप किसी कार में, किसी अच्छी वाली कार में सफ़र कर रहे हैं तो आपको वो जंप्स कम फील होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों को जंप्स, आप लोग अगर अपना व्हीकल चेंज करते हो, अपनी ट्रांसपोर्ट का जो मीन है वो चेंज करते हो, तो आपको जो जंप्स हैं रोड्स के ऊपर, जो कि इरेगुलर सरफेस की वजह से होते हैं, वो कम या ज़्यादा फील होते हैं। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन को देखते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का रूट मीनिंग हमारे पास क्या होता है? ऑसिलेशंस हमारे पास वाइब्रेशन को ही कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑसिलेशंस, वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन्हीं सबको डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑसिलेशंस किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेशंस कर रही है, वाइब्रेशंस कर रही है। ठीक है, डैम्प्ड हमारे पास जो वर्ड है, डैम्प्ड का मीनिंग हम कह सकते हैं कि डिक्रीज और ग्रेजुअली रिड्यूस। ऐसी हमारे पास वाइब्रेशंस जो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हैं। इट मीन्स वाइब्रेशन क्या क्या करती हैं कि बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है। बॉडी, आप देखते हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेशंस करती है तो वो वाइब्रेशन करती है आहिस्ता आहिस्ता, अल्टीमेटली वो रेस्ट की स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी प्रीवियस 3 एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की, मैं स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, उसको डिस्कस करें तो उसमें भी क्या था कि पहले बॉडी रेस्ट की स्टेट में थी, रेस्ट से हमने उसे मोशन की स्टेट में लेके आए। ठीक है, जब बॉडी मोशन की स्टेट में आ गई, फिर हम उसे मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आके हमने उसे छोड़ दिया। फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही मीन पोजीशन के अराउंड मूव कर रही है, और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें बॉडी क्या करे, अपनी वाइब्रेशंस को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करे और क्या हो, रेस्ट की स्टेट में आ जाए, ऐसी ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस दैट फेड्स अवे विद टाइम, टाइम के साथ जो ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं उनको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा आप लोग देखिए कि जब कोई बॉडी ओसिलेशंस कर रही होती है, लाइक ओसिलेशन करें या सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, आपको पता है कि ओसिलेशंस की ही एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बॉडी क्या करती है? एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, वो आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकती है, टू एंड फ्रो भी मूव कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सामने एक जो वीडियो नज़र आ रही है, इसमें देखिए कि हमने क्या किया। मैं स्प्रिंग सिस्टम में, ये हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और इस सारे सिस्टम को हमने वर्टिकल हैंग कर दिया है। ठीक है, जब हमारे पास जो बॉल है वो मीन पोजीशन, ठीक है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डाउनवर्ड से ये दोबारा अपवर्ड आ रहा है तो मीन पोजीशन पे, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पर आएगा तो अपवर्ड, फिर अगेन मीन पर आएगा, फिर डाउनवर्ड, फिर दूसरे वाले एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर डाउनवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसको वेव की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव करेगी तो हमारे पास, हम ग्राफ में उसे अपवर्ड शो करेंगे, जैसे ही वो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड जाएगी तो हम उसे डाउनवर्ड ही मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारे पास इस तरह बॉडी इस तरह मूव करती रहेगी और हमारे पास जो फाइनल वेव है वो इस फॉर्म की आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है एम्पलीट्यूड का आता है कि बॉडी, यहाँ पे पहले इनिशियल बॉडी थी, बॉडी ने हमारे पास मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बॉडी यहाँ तक आई तो इसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, अगर बॉडी फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी यहाँ तक जाती है तो फिर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, और टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें हमारे पास एक बॉडी पूरा एक राउंड ट्रिप, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। ठीक है, मीन पोजीशन के अराउंड। ओके, अब कोई भी बॉडी जो ओसिलेशंस कर रही है उसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में, वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमारे पास कौन सी वेव आती है? हमारे पास इस फॉर्म में एक वेव आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं। द ओसिलेशंस ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। किसी भी सिस्टम की ओसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में अगर कोई सिस्टम ओसिलेशंस कर रहा है,
अपनी मीन पॉइंट से आगे पीछे मूव कर रहा है तो उसकी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कह सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स उसकी ऑसिलेशन डिक्रीज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स किसे कहते हैं। नाइन्थ ग्रेड में आपने फोर्स पढ़ी होगी। फोर्स क्या होती है? फोर्स किसी बॉडी को मूव करती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, या फोर्स हमारे पास बॉडीज को स्टॉप करती है या स्टॉप करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई आपके पास बॉल आ रहा है आपकी तरफ मूव करता हुआ, तो आप उससे अपने हैंड की मदद से फोर्स लगाकर उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी भी चीज को फोर्स लगाकर उसे मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फोर्स लगा के डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ठीक है। अब ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडीज की मोशन रिड्यूस हो जाए, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडीज की मोशन रुक जाए, उसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडीज की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में बॉडी जब अपने एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगी, ऑसिलेशंस करेगी, तो उसकी ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। वो उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो अगेन क्या हो जाएगा? रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस कोई भी सिस्टम परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है? हमारी बॉडी जो ऑसिलेशंस कर रही होती है उसके एम्पलीट्यूड को ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर देती है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक सिस्टम है, मैस्प्रिंग सिस्टम है। जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट होगी डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, अगेन डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। अब आप देखें कि मैस्प्रिंग सिस्टम जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले इसकी मोशन ज्यादा फास्ट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ? रेस्ट की स्टेट में आ रहा है, ठीक है। इसका रेस्ट की स्टेट में आ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मीन पोजीशन से। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ग्रेजुअली इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? डिक्रीज। पहले इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। होपफुली आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो मेन केसेस हैं, एक है आइडियल केस और एक हमारे पास है प्रैक्टिकल केस, ठीक है। बुक में भी सेम ऐसे ही आपको दो केसेस नजर आएंगे, एक आइडियल केस और एक प्रैक्टिकल केस। आप दोनों की सेम ऐसे हेडिंग बना ले। सबसे आपकी वेरी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद आपके पास एक आइडियल केस और देन फिर प्रैक्टिकल केस आ जाएगा। आइडियल केस क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, जैसे आप लोग किसी भी टीचर को, किसी भी पर्सन को, अपने पेरेंट्स को, किसी भी रिलेटिव को आइडियल कंसिडर करते हैं कि वो हमारा आइडियल है, ठीक है। अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई भी, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप किसी अपने फैमिली में या किसी डॉक्टर को आइडियलाइज करते हैं कि ये मेरा आइडियल है, मैंने इसकी तरह बनना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कोई टीचर ऐसी होगी जिसके पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगता होगा, तो आप सोचते होगे कि मैं इसकी तरह पढ़ाऊंगी या इसकी तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइडियल केस में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी फ्लॉज नहीं होते, कोई भी, आप कभी ये कंसिडर नहीं कर सकते कि हमारी जो चीज़ आपने आइडियलाइज की होती है आप कभी भी उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारे पास आइडियल केस में क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स मींस ऐसी फोर्स जो हमारे सिस्टम को क्या कर रही है? आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोशन को डिक्रीज कर रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो आइडियल केस में हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, ठीक है। अब आप सोचें कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेशंस कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट से आगे पीछे मूव कर रही है, कोई भी सिस्टम आप अपने माइंड में उसको इमेजिन करें, वो मैस्प्रिंग सिस्टम हो सकता है या वो बॉल एंड बॉल सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है। अगर उस सिस्टम में से हम रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव करते, ठीक है, बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में वो फ्रिक्शन की फोर्स थी, रेजिस्टिव फोर्स। मैस्प्रिंग सिस्टम के केस में भी फ्रिक्शन की फोर्स थी, ठीक है। अगर हम सिंपल पेंडुलम का केस दें तो उसमें हमारे पास एयर फ्रिक्शन थी, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव कर देंगे तो हमारी बॉडी को अब रोकने वाली कोई भी फोर्स नहीं है। अगर हम बॉडी को कोई ऐसी फोर्स नहीं लग रही बॉडी के ऊपर जो उसको रोके, तो बॉडी क्या करेगी? कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टिव फोर्स, आइडियल केस में हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी। रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी तो हमारी ऑसिलेशंस क्या रहेंगी? कंटिन्यू रहेंगी इनडेफिनेटली। ऑसिलेशंस हमारे पास कंटिन्यू रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेंगी।
मोशन विल नॉट स्टॉप, और जो हमारी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, वो हमेशा वाइब्रेशन पे ही रहेगी, वाइब्रेशन के स्टेट में रहेगी। एंड एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, इट मीन्स अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो इट मीन्स उसकी मोशन को कोई नहीं रोक रहा, अगर मोशन को नहीं रोक रहा तो उसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। आप देखें फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड जितना था, सेकंड जब उसकी राउंड ट्रिप आया सेकंड साइकिल में भी एम्पलीट्यूड सेम इतना था, इस तरह थर्ड में भी इतना ही है। नेक्स्ट आइडियल केस की अगर आप यहाँ पे ग्राफिकली वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसका एम्पलीट्यूड थ्रू आउट सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल केस में। आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एज अ ह्यूमन हर इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आइडियल केस को हमने डिस्कस किया, बट दैट आइडियल केस डजंट एग्जिस्ट, ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब आ जाए प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में हमारे पास क्या था, नो रेजिस्टिव फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी। प्रैक्टिकल केस में आपने देखा कि रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप अगर आप लोग भाग रहे हैं या आप लोग चल रहे हैं जमीन के ऊपर, तो आप देखते हैं कि आपके न आप और जिस जमीन के ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है, उस दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन की फोर्स होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आप थोड़ी देर चलते हैं भागते हैं तो क्या होता है, आप लोग रुक जाते हैं, ठीक है। या अगर आप एक बॉल को रोल करें सरफेस के ऊपर तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, क्योंकि हमारे पास बॉल की सरफेस और हमारे पास जो सरफेस है जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है, उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है, और फ्रिक्शन की फोर्स क्या करती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मोशन स्टॉप हो जाती है। तो प्रैक्टिकल केस में भी हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑसिलेशंस के केस में मोशन विल स्टॉप अंडर द एक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है, बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करती है, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी की मोशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली, एम्पलीट्यूड भी प्रैक्टिकल केस में फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको दो सामने स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। सबसे पहले अभी आपने सिर्फ ब्लू को देखना है, ठीक है, ब्लैक को नहीं देखें, ब्लैक को भूल जाए। पहले आप ब्लू स्प्रिंग को देखें, ठीक है। स्प्रिंग के साथ क्या है, मैस अटैच है, तो ये आपके पास मैस्प्रिंग सिस्टम बन गया, ठीक है। इसको आप वर्टिकल कहते हैं। जैसे ही ये मेन पोजीशन से अपवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। ये ब्लू में जो इसकी वेव नजर आ रही है आपको ब्लू कलर में, ठीक है, ये ब्लू वाले की वेव फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। आप देखिए कि मैस ये जो ब्लू वाला स्प्रिंग सिस्टम है, ये एक टाइम के लिए थोड़ी देर मूव करता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशंस कम होती हैं और ये फिर क्या करता है, रेस्ट की स्टेट में आ जाता है। इट मींस ये क्या है, हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, इसकी ऑसिलेशंस टाइम के साथ फेड अवे हो रही हैं, कम हो रही हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आप ब्लैक वाले मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखें, इसमें क्या है कि ऑसिलेशंस जो है वो स्टॉप नहीं हो रही, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा, ठीक है। ये आइडियल केस है, ब्लैक वाला आपके पास आइडियल केस है जिसमें ऑसिलेशन स्टॉप नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूसली ये बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ना इसका एम्पलीट्यूड स्टॉप हो रहा है ना इसकी स्पीड कम हो रही है, ये एक ही स्पीड के साथ कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। तो इसकी स्पीड इसका अगर आप वेव फॉर्म देखें तो आपके पास ये वेव फॉर्म है, ठीक है, इसके वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑसिलेशंस, ठीक है। आपके पास फर्स्ट हेडिंग डेफिनेशन, आइडियल केस, प्रैक्टिकल केस, एंड देन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑसिलेशंस। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फ्रिक्शन क्या करती है, हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करती है एज टाइम पासेस, एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और मोशन, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड मोशन कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, ऐसी एनर्जी, बॉडी, कोई भी बॉडी, आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा होगा कि मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसमें अगर आप ओनली मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक कहते हैं, और सिर्फ पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन बॉडीज की मोशन को रोकने की कोशिश करती है, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन होती है। तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी, वो एनर्जी जिससे हमारे सिस्टम ओसिलेट कर रहा है, एक मेन पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, उसकी अगर वो मूव कर रहा है, इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेगी,
एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और इस मोशन को हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड मोशन कहेंगे, ठीक है। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, डैम्पिंग की वजह से हमारी बॉडी की जो बॉडीज टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू पेपर में आता है कि डैम्पिंग की वजह से क्या चीज़ डिक्रीज होती है। तो ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड पूछा हो, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं वो, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। डैम्पिंग क्या चीज़ रिड्यूस करती है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो डैम्पिंग की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो एक एग्जांपल है वो हमारे पास हमने डिस्कस की थी कि पीछे जब डेफिनेशन देखी उसमें हमने कहा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर्स, ठीक है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि आप लोग जब डिफरेंट व्हीकल्स में, डिफरेंट गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको जंप्स कम फील होते हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें आपको जंप्स ज़्यादा फील होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये आपके पास शॉक अब्जॉर्बर्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे वाली किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अच्छे वाली व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई अच्छा सा शॉक अब्जॉर्बर लगा होगा और उसकी वजह से आपको फिर ज़्यादा जंप्स फील नहीं होते, ठीक है। अगर आप किसी लोकल बस में, किसी लोकल व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फिर वहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर्स इतने अच्छे वाले नहीं लगे होते हैं, या आपके पास मोस्टली ऐसा होता है कि शॉक अब्जॉर्बर्स एक्सपायर हो जाते हैं, ख़राब हो गए होते हैं और कोई भी उन्हें चेंज नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है, फिर आपको जम्स ज़्यादा फील होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपको जम्प्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो इट मीन्स आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर्स क्या हैं भाई, ख़राब हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर्स क्या होते हैं। आपको शॉक अब्जॉर्बर्स का पता तो चल गया ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और ये करेंगे क्या, बट ये होते क्या, अब इसको देखते हैं। शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। शॉक अब्जॉर्बर्स आपके ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमोबाइल्स मीन व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन जितनी भी आपकी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उन सबको कहते हैं। अब हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, अ शॉक अब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड। इसकी सिर्फ इतनी सी कंस्ट्रक्शन है। आपने क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे सामने डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन ये इस फॉर्म में, इस शेप में पिस्टन होगा, ठीक है। आप लोगों ने सबने इंजेक्शन देखा होगा, ठीक है। इंजेक्शन की एक निडल साइड होती है, निडल साइड नहीं, उसकी ऑपोजिट साइड जहां से आप थंब के जरिए से प्रेस करते हैं, ठीक है, उसको हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। पिस्टन को आप क्या कर सकते हैं, आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो पिस्टन आपको समझ लगी क्या होता है। शॉक अब्जॉर्बर में भी इसी तरह का एक पिस्टन होता है, ठीक है। एक सिलेंडर ले लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये जो मिडिल पोर्शन में आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसको हम सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। एक सिलेंडर लें और सिलेंडर के ऊपर जिस तरह हमारे इंजेक्शन के ऊपर एक इंजेक्शन में एक पिस्टन लगा होता है जिसके जरिए आप थंब के जरिए उसे प्रेस करते हैं तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है। इस तरह इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक पिस्टन लगा देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, वापस फिर ऊपर की तरफ भी मूव करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक सिलेंडर के लेना है और उसमें पिस्टन एक को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और पिस्टन के नीचे आपने क्या करना है, एक ऑयल को, किसी भी लिक्विड को रख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम उस लिक्विड को हम ऑयल, लिक्विड की जगह पे ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। अ शॉक अब्सॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड। एक लिक्विड, और लिक्विड के ऊपर हमने क्या करना है, लिक्विड के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा देना है, सच एज ऑयल। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक अब्सॉर्बर इज फॉर्मली अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ द कार। और हमारे शॉक अब्सॉर्बर की जो अपर पार्ट होता है उसको हम अपने कार की बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। या किसी भी व्हीकल्स की जो बॉडी होती है उसके साथ हम अपर पार्ट को अटैच करते हैं, और जो हमारे पास इसका डाउनवर्ड पार्ट होता है उसको हम एक्सल के साथ अटैच करते हैं कार के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके पार्ट्स पे आ जाए। पार्ट्स, इसके मेन पार्ट्स, इसका 3 पार्ट्स हैं। एक इसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन की अपर साइड एंड इसकी लोअर साइड होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये एक
पाइप है, इसके साथ ये पिस्टन अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे आप अज्यूम करें ऑयल प्लेस्ड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके पिस्टन के ऊपर, इसके अपर साइड के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, एंड देन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब पिस्टन्स, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कौन सा ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से आपको जंप्स कम फील होते हैं, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर्स की मेन वर्किंग या जो इसका मेन थीम था वो यही था कि शॉक अब्जॉर्बर्स क्या करते हैं कि जंप्स जो आते हैं, जो रोड के ऊपर जंप्स होते हैं, ये उसको कम, आपको अगर अच्छा शॉक अब्जॉर्बर होगा तो आपको कम जंप्स फील होंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, इसको देखते हैं। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर द बम्प इरेगुलर सरफेस, ठीक है, इसको आप जंप भी कह सकते हैं कि अगर जब आपकी कार क्या करती है, किसी भी बम्प या किसी भी जंप के ऊपर से ट्रेवल करती है, किसी भी इरेगुलर सरफेस के ऊपर से ट्रेवल करती है ऑन द रोड, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो आपकी कार क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। अगर आप किसी बाइक पे ट्रेवल करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले कभी इसको इतनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया तो अब जब आप लेक्चर सुनने के बाद कहीं भी ट्रैवल करें तो आप लोग ऑब्जर्व करें कि जब आप जंप के ऊपर से पास करते हैं, गुजरते हैं, तो आप जिस व्हीकल में मूव कर रहे हैं वो व्हीकल आगे पीछे मूव करता है एक पॉइंट के, ठीक है। द शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्प दीज वाइब्रेशंस, अब जब हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, जब हम किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो व्हीकल जब जंप के ऊपर से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो शॉक अब्जॉर्बर्स का जो मेन काम है वो क्या है, डैम्प कर देना इन वाइब्रेशंस को जो हमारे व्हीकल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जंप्स की वजह से। डैम्प्ड मीन उनकी एम्पलीट्यूड को कम कर देना, और इन रिटर्न वो हमें फिर वाइब्रेशंस जो अंदर पर्सन बैठे होंगे व्हीकल्स के अंदर उन्हें फील नहीं होंगे, ठीक है। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, अब वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे व्हीकल्स क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। अगर आप अपने व्हीकल्स को हैंड लगाएं तो आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मूव किस तरह करता है, जब आप अज्यूम करें कि रोड के ऊपर कोई जंप आया तो ये क्या होगा, आपका ये पिस्टन डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे क्या प्लेस था, एक ऑयल प्लेस था, ठीक है। जब गाड़ी जंप के अंदर से गुजरेगी तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और इसमें मौजूद जो इसके अंदर जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, ठीक है। अब जब जंप रिमूव हो जाएगा, जंप के अंदर से गुजर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पिस्टन वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ऑयल हीटअप हो जाएगा तो ऑयल क्या करेगा, उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में। ऑयल हीटअप हो जाएगा, इट मीन्स हमारा जो वो पिस्टन है, हमारे पास जो शॉक अब्जॉर्बर है वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर ने क्या करना है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है। इस तरह से वो जो वाइब्रेशंस की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव किया, तो हमारे जो इसके अंदर ऑयल था उसने उस सारे हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जो हमारे पास पिस्टन था वो नॉर्मल स्टेट में, अपवर्ड स्टेट में चला गया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हमें जो जंप्स हैं वो फील नहीं होंगे, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर्स में हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है ना, ठीक है। जैसे पीछे वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है और स्ट्रेच भी कर सकता है, ठीक है। तो जब किसी जंप के ऊपर से गाड़ी गुजरेगी तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो उसके अंदर का जो ऑयल है, जो पिस्टन के अंदर ऑयल है, वो हीटअप हो जाएगा और सारी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन रिटर्न पिस्टन दोबारा रिलैक्स हो जाएगा और स्प्रिंग भी रिलैक्स हो जाएगा और हमें वो जंप फील नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर किसी की गाड़ी में बहुत अच्छे शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं तो आपको क्या होगा, वो जंप्स फील नहीं होंगे। और अगर आपको जंप्स फील हो रहे हैं तो इट मीन्स वहां पे शॉक अब्जॉर्बर्स अच्छे वाले नहीं लगे हुए, ठीक है। ओके, होपफुली कि आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस की जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी और उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम, हमारे सिस्टम की ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसी ऑसिलेशंस जो टाइम के साथ जिनका एम्पलीट्यूड कम होता जाए उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।